स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। मेरा नाम है प्रसून गुप्ता और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक क्रैश कोर्स भारतीय इतिहास। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और हमारे जो CGPSC का एग्ज़ाम है, CGPSC में लगभग अगर आप एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न को मिला दें तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इतिहास से सर्वाधिक अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो व्यापम होता है, इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम है, सब जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था CGPSC प्रीलिम्स के लिए, जो स्पेशली CGPSC के प्रीलिम्स, जो कि इस साल 2000 अभी 11 फरवरी को जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए हमने इसको प्लान किया था। ठीक है, तो दिस इज़ अ कंप्लीट क्रैश कोर्स फॉर प्रीलिम्स। और ये जो क्रैश कोर्स है वो हमारे टीचर हैं प्रवीण मिश्रा सर, जो कि काफ़ी हिस्ट्री के काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं। इन्होंने काफ़ी सारी डिग्रीज ली है। इनका B.Ed. MA इनका हिस्ट्री में ये, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में इनका और MA है। इसके अलावा इन्होंने ये सेट क्वालिफाइड हैं, CGPSC मेंस इन्होंने मल्टीपल टाइम्स दिया हुआ है। उसके अलावा भी दूसरे व्यापम के एग्ज़ाम इन्होंने निकाला है। ये अर्जुना क्लासेस में पहले पढ़ा चुके हैं, एक्स फैकल्टी हैं। ठीक है, इसके अलावा ये IS प्रवीण IS अकेडमी अंबिकापुर में भी ये काम करते थे। ठीक है, तो इनका ओवरऑल अगर देखा जाए तो 6+ टीचिंग एक्सपीरियंस है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। और 6-7 साल से हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, मेरे मित्र हैं। तो मैंने इनको अपने CMP प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था कि आप वहाँ पे हमारे विद्यार्थियों के लिए लेक्चर लेके आएँ। ठीक है, तो इन्होंने पूरे हिस्ट्री को, मतलब हिस्ट्री का जितना भी पार्ट होता है, हिस्ट्री में आप सभी को पता है, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न होता है। ठीक है, मॉडर्न, तो ये तीन पार्ट में आपका हिस्ट्री बटा हुआ होता है। और इन 3 पार्ट में काफ़ी एक लंबा होता है। बट सर ने चूँकि ये क्रैश कोर्स था, हमने इनको क्रैश कोर्स के लिए बोला था, तो इन्होंने क्रैश कोर्स के रूप में ये इस पूरे जितने भी हिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितनी भी एक तो पूरी टाइमलाइन है, उनको इन्होंने 10 लेक्चर्स में और लगभग 12.5 आवर्स में इन्होंने इसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आपको हिस्ट्री में थोड़ी समस्या हो रही है, सिलेबस कंप्लीट करने में अगर आपको दिक्कत जा रही है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए ये कोर्स मैं लेके आया हूँ। इसके अलावा भी सिलेबस कंप्लीट करने के अलावा भी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो एक बार आप इसको रिवीजन के पर्पज़ से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जो क्लास है इसका मैं आपको डेमो दे दूंगा। तो इसी वीडियो में आपको मैं आगे इसका जो इनका एक लेक्चर, मैं इनका बीच से कोई लेक्चर या फिर शुरू वाला कोई अभी मैं देखूंगा, वो लेक्चर आपको मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, तो आप इसको डेमो देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको लेना है, अगर आपको ये फ़ायदेमंद लग रहा है, अगर आपको इसकी ज़रूरत है, तो आप ले लीजिएगा। इसका प्राइस इज़ वेरी वेरी नॉमिनल, इट इज़ ओनली 249 रुपीज़। ठीक है, तो 249 रुपीज़ में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 249 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। आप कोचिंग वगैरह में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा आपको फ़ीस देना पड़ता है। बट यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से आपका पोर्टेबल, आपके फ़ोन पे या फिर आपके टैबलेट है, या जो आपके पास अगर लैपटॉप है, या फिर आप फ़ोन पे ही इसको बहुत आसानी से मल्टीपल टाइम इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए 3 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। 3 मंथ में आप इसको आराम से कंप्लीट कर लें। तो मतलब जो लोग इस साल प्रीलिम्स के लिए जा रहे हैं वो लोग भी ले सकते हैं, और प्रीलिम्स के बाद भी जो मेंस में अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसको ये आगे भी ये 2 मंथ तक वैलिड रहेगा। प्राइस इज़ वेरी जेन्युइन। तो मैं इसके आगे आपका डेमो को इंक्लूड कर दे रहा हूँ, तो आप इस डेमो को देखिए। उसके बाद फिर हम फिर से आके इसके बारे में और बात करेंगे। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को आपका देशव्यापी हड़ताल घोषित किया। गांधी जी इसके पहले आपका अंग्रेजों के साथ थे। अंग्रेजों के साथ इन द सेंस कि ऐसा कुछ भी मतलब देश को लेकर के तो नहीं चल रहे थे। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, स्थानीय लेवल पे सत्याग्रह करते, स्थानीय लेवल पे आंदोलन करते, अपना मांग मनवाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर करते, और मतलब मित्रवत व्यवहार चल रहा था। लेकिन 1919 के इस रॉलेट एक्ट के आने के बाद आपका क्या किया गया, गांधी जी का जो विचार था
वो थोड़ा सा बदला। तो गांधी जी ने क्या किया, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल घोषित कर दिया, ठीक है। और जो होम रूल लीग था जो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग बनाई थी, उस होम रूल लीग का भी उपयोग करना चाहा कि होम रूल लीग के माध्यम से भी क्या किया जाए, आपका हड़ताल को थोड़ा सा मजबूत किया जाए। सत्याग्रह सभा बनाते हैं गांधी जी इस सब चीज के लिए, ठीक है। और 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश भर में आपका क्या किया जाता है, हड़ताल किया जाता है। रॉलेट एक्ट उतना ज़्यादा भी आपका नाम नहीं आता इसका, ठीक है। ये दमनकारी कानून जरूर था, लेकिन ये धीरे धीरे आपका समाप्त हो जाता है। लेकिन इससे संबंधित एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसको हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जो कि होता है आपका 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो जलियांवाला बाग कहाँ है आपका, अमृतसर में। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल, ये तो सब जानते हैं कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है गोल्डन टेम्पल है, ठीक है। उसी गोल्डन टेम्पल वाली लेन में उसी गली में आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है, तो आपको जलियांवाला बाग देखने को मिल जाएगा। वहीं अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थित है। आज भी उस बाग में आपकी उन दीवारों को सुरक्षित रखा गया है जहां पे गोलियां चलाई गई थी, उस कुएं को सुरक्षित रखा गया है जहां पे लोग अपना जान बचाने के लिए कूद रहे थे, एक के ऊपर एक दबे कुचले जा रहे थे, ठीक है। तो वो पूरा जलियांवाला बाग जो है आपका आज स्मारक के रूप में उपस्थित है। आप कभी भी जब अमृतसर जाएं, गोल्डन टेम्पल जाएं, तो एक बार जरूर विजिट करें जलियांवाला बाग को, ठीक है। वहां जाकर के आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं तो आप मेरे को बोलना, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर आप इस को जाकर के वहां पे फील करते हैं तो अभी भी आपको वहां पे लोगों की चीखें सुनाई देंगी, ठीक है। वहां पे पूरा आपका एक म्यूजियम है, ठीक है, ऑडियो विजुअल, वहां पे सारा कुछ आपका रिकॉर्डेड है, मूवी दिखाई जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जो भी है। तो इसमें हुआ क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड हो क्यों रहा है ये देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हो क्या रहा था एक्चुअली, ये 13 अप्रैल 1919 के पहले डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को इसी काले कानून के तहत आपका क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक। रॉलेट एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है। अब डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू दो पंजाब में बड़े नेता थे, ठीक है, बड़ा नाम था इनका। अब इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए क्या किया जा रहा है, शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा है, ठीक है। शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा है। और शांतिपूर्ण जुलूस ऐसा है कि पूरा ये जो शांतिपूर्ण जुलूस है ये आपका आ रहा है एक पुलिस चौकी की तरफ, ठीक है। तो पुलिस चौकी के जो सिपाही हैं, पुलिस चौकी का जो इंस्पेक्टर है, वो डर जाता है इतना भीड़ देख करके। शांतिपूर्ण तरीके से इन लोग आ रहे हैं लेकिन दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो उन लोग डर जाते हैं। उन लोग क्या करते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, तो उन लोग गोली चला देते हैं। उस शांतिपूर्ण जुलूस पे क्या करते हैं, इन लोग गोली चला देते हैं, ठीक है। इस गोली में क्या होता है कि कुछ जो फ्रंट के क्रांतिकारी थे, ठीक है, जो नारा वारा लगाते आ रहे थे, उन लोग क्या किए कि निपट गए, ठीक है। उन लोग क्या हुआ आपका कि मर गए, ठीक। अब इसके बाद उसका बदला लेने के लिए वहां जो 5 अंग्रेज थे, उन 5 अंग्रेजों को भीड़ ने क्या किया, निपटा दिया, ठीक है। 5 अंग्रेज जो थे उनको भीड़ ने निपटा दिया। अब स्थिति जो थी, अब ये शांतिपूर्ण से अशांतिपूर्ण की तरफ चली गई, ठीक है। अब इस स्थिति को निपटने के लिए ये पूरा मतलब इंडिया लेवल पे चला गया, ठीक है, मैटर। और रॉलेट एक्ट का विरोध पूरा देश भर में तो हो ही रहा था, चल ही रहा था। तो 10 अप्रैल को क्या किया जाता है, जो प्रशासन है वो डायर के पास पहुंचता है। अब देखिए वहां पे जो इंस्पेक्टर है वो भी डायर है, और वहां पे जो एसपी है वो भी डायर है, ठीक है। ओ डायर टी डायर ऐसे करके नाम है इनका। तो 10 अप्रैल को पूरा प्रशासन कौन अपने हाथ में ले लेता है, डायर अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है, एसपी अपने हाथ में ले लेता है। और इसी के बाद क्या होता है कि बैसाखी का दिन है, ठीक है, बैसाखी का दिन बड़ा पवित्र दिन माना जाता है। तो बैसाखी के दिन इसी जलियांवाले बाग में, क्योंकि एक ऐसा एक खुला टाइप का मैदान है, ठीक है, पेड़ पौधा, अच्छा इन्वायरमेंट है, तो लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पे मीटिंग करते हैं और देखते हैं सैफुद्दीन किचलू और जो डॉक्टर सत्यपाल है इनकी रिहाई के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक कार्य योजना बनाते हैं कि हम लोग देश भर में कैसे विरोध करेंगे इन सारी चीज़ों का। तो बैसाखी के दिन बाग में मीटिंग हो रही है, ठीक है। इस मीटिंग में आपका छोटे बड़े स्त्री पुरुष सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एसपी को पता चलता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का आपका एक मीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो अंग्रेजों को लगता था कि कोई भी मीटिंग हो रही तो उनके खिलाफ ही हो रही है, ठीक है, उनको हराने के लिए ही हो रही है, उनको निपटाने के लिए हो रही है, ऐसा फील आता था उनको। तो इस डायर ने क्या किया, ये जो एसपी डायर है इस इंस्पेक्टर डायर को क्या करता है, आपका टेलीग्राम में मैसेज करता है
की मीटिंग हो रही है, अब इस मीटिंग को तुम कैसे हैंडल करोगे, मैं नहीं चाहता, ये मीटिंग होनी चाहिए नहीं। ठीक है, अब ये डायर अपना जीप में बैठा, जीप में बैठ करके अपने सिपाही उपाही लिया, ठीक है, वेपन्स लिया, और ये डायर कहाँ पहुंच गया आपका, जलियांवाले बाग में। और जलियांवाला बाग में पहुंच के डायर क्या कह रहा है कि ये जो आप लोग मीटिंग कर रहे हैं ये इलीगल है, ये मीटिंग आपका गैर कानूनी है। ठीक है, गैर कानूनी है मीटिंग, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम देता हूँ, अपना तुरंत बोरिया बिस्तर खाली करो। ठीक है, अब जलियांवाला बाग जो है तो वो ऐसा मान सकते हैं कि अपन ये बाग है, तो यहाँ पे एक एंट्रेंस है, यहाँ पे एक एग्जिट है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बंदूकधारियों के साथ खड़ा हो गया और बोला कि तुरंत बाग को खाली करो, अदरवाइज ये आपका गोली मार के आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, आपकी कहानी। ठीक है, तो बाग को खाली करने का आदेश देता है जनरल डायर। और इतना जल्दी कैसे बाग खाली हो जाएगा, ठीक है, खचाखच भरा हुआ है, बैसाखी का दिन, ठीक है, सब मतलब मेला टाइप का मान करके गए हैं वहाँ पे, ठीक, और पूरा खचाखच बाग भरा हुआ है, इतना जल्दी खाली तो हो नहीं सकता। तो वहाँ पे गोलीबारी स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, एकदम मतलब जैसे आप केजीएफ वजीएफ में मूवी देखें या सलार वलार की मूवी में जैसे गोली चलते नहीं देखें कि एकदम धड़ 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 गोली चल रहा है, ठीक है, मशीन गन टाइप की चीज़ें आ गई हैं, वो धड़धड़ा के गोली चला रही हैं, ऐसा गोली चलना स्टार्ट हुआ। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं आपका। ठीक है, वहीं जिस कुएं का जिक्र मैं पहले भी कर रहा था, तो वहीं पास में कुआं था, लोग अपना जान बचाने के लिए उस कुएं में गिरना चालू कर दिए। ठीक है, उसमें कूदना चालू कर दिए और वो पूरा कुआं पट गया लाशों से। ठीक है, जो नीचे वाले थे वो तो बिना गोली के ही मर गए, दब के मर गए आपके। ठीक है, और बाकी वो लाशों से आपका वो पूरा कुआं पट जाता है, पूरा चारों तरफ लाश ही लाश बिछा हुआ है, इससे मतलब विभत्स हो नहीं सकता था। ठीक है, ये बहुत बड़ा नरसंहार था जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था जलियांवाला बाग में आपका। ठीक है, बाद में फिर इसके जांच वाँच के लिए आपके इस हंटर कमेटी बनाई जाती है। हंटर कमेटी आती बोलती ज़्यादा लोग तो नहीं मरे थे, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत मरे थे, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, इतना तो मतलब होता ही है। ठीक है, इतना कोलेट्रल डैमेज तो हो ही जाता है किसी भी कार्रवाई में। तो हंटर कमेटी ये बोलती, फिर कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि एक एक्टिव है, ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में आपका मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में आपका एक कमेटी बनाती है। वो कमेटी भी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और इससे आपका सही डेटा मिलता है। तो ये था आपका 1919 का रॉलेट एक्ट। इसके बाद से गांधी जी को समझ में आ गया कि भैया अंग्रेज बहुत ख़राब लोग हैं, अंग्रेज अच्छे लोग नहीं हैं। अब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ एकदम डायरेक्ट लड़ाई में उतर जाते हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी लड़ाई चल रही थी 1919 रॉलेट एक्ट के पहले जो लड़ाई चल रही थी वो उनकी इनडायरेक्ट टाइप की थी, लेकिन अब जो लड़ाई चलेगी वो एकदम डायरेक्ट लड़ाई चलेगी उनकी। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद फिर खिलाफत आंदोलन चला आपका 1919 में। हुआ क्या कि 1919 में सीवर्स की संधि हुई थी। ठीक है, 1919 में सीवर्स की संधि होने से क्या हुआ कि तुर्की के जो सुल्तान थे, ठीक है, तुर्की के जो सुल्तान हैं उनसे उनका अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, तो तुर्की के सुल्तान से उनका अधिकार छीनने से क्या हुआ कि तुर्की का जो सुल्तान था वो इस्लाम धर्म का प्रमुख माना जाता था। इस्लाम धर्म में प्रमुख एक पद हुआ करता था जिसको खलीफा कहा जाता था, कैलिफ कहा जाता था। ठीक है, तो ये खलीफा पद जो है वो तुर्की के सुल्तान को दिया गया था। अब तुर्की के सुल्तान से उसका अधिकार छीन लिया गया, मतलब मुस्लिमों के जो खलीफा हैं उनसे उनका अधिकार छीन लिया गया। तो आपका खिलाफत आंदोलन चलता है पूरे विश्व भर में, जहाँ जहाँ मुस्लिम हैं उन लोग क्या करते हैं, आपका खिलाफत आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों के विरोध में, अंग्रेज़ों के खिलाफ में आंदोलन चलाते हैं, खिलाफत आंदोलन चलाते हैं। इंडिया पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है आपका। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आपका मोपला आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, मैं पहले ही बताया हूँ 1921 का जो मोपला आंदोलन है इसका प्रभाव देखने को मिलता है मोपला आंदोलन में। तो इसमें जो बड़े नेता हैं आपके, ठीक है, उस समय भारत के जो बड़े नेता हैं जैसे मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, अबुल कलाम हो गए, ये सारे लोग खिलाफत आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है आंदोलन स्टार्ट किया जिसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं। और बाद में जब गांधी जी ने इस प्रकार की घटना देखी थी, 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, नरसंहार था, उसको देखा था, तो गांधी जी भी पहुँच गए और गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन को क्या किया, आपका सपोर्ट कर दिया। ठीक है, और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा कि खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। ठीक, और फिर बाद में ये आंदोलन ख़त्म हो जाता है 1924 में। 1924 में क्या किया जाता है कि ये इस्लाम धर्म में जो खलीफा पद है, इस खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1924 में खिलाफत आंदोलन
अपने आप समाप्त हो जाता है। तो ये था खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड एक चीज़ और याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, आईएनसी के एक बड़े नेता माने जाते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बड़े नेता माने जाते थे। इनसे रिलेटेड और भी फैक्ट हम लोग आगे कवर करेंगे। इनके बारे में इतना अभी जान लो कि इनकी 2 पत्रिका थी, एक था अल हिलाल और दूसरा था कॉमरेड, ठीक है। तो अल हिलाल और कॉमरेड के माध्यम से ये क्या करते थे, खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अल हिलाल और आई होप दैट आपको जो डेमो है, आपको डेमो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको डेमो पसंद आया है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के पहले कमेंट यानी कि पिन कमेंट में मैं आपको एक लिंक दूंगा। उस लिंक के थ्रू आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। वो लिंक के थ्रू आप परचेज़ करने के बाद आपको मैं एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए भी एक लिंक दूंगा। उसके नीचे में ऐप इंस्टॉलेशन का लिंक रहेगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद आप जब उसमें जाएंगे, ये ऐप का नाम रेगी ऐप है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी ट्रस्टेड ऐप, ठीक है। ये एक्चुअली हमें अपने लेक्चर्स को होस्ट करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको परचेस करने के बाद जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो है ना, माई परचेसेस, तो माई परचेसेस में जाएंगे आपको, तो यहाँ पे आपको पूरा जो लेक्चर्स है वो विजिबल हो जाएगा। आपको लेक्चर्स रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे लेक्चर्स का आपको पीडीएफ में उसके नोट्स भी रहेंगे। लेक्चर्स को आप मल्टीपल टाइम भी 3 महीने तक कितनी बार भी देख सकते हैं, ठीक है। और जो पीडीएफ है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो ये आपका एक होलसम कोर्स, आपकी हिस्ट्री का जो समस्या है, हिस्ट्री में काफ़ी लोगों को समस्या होती है, तो हिस्ट्री की पूरी समस्या ख़त्म हो जाएगी अगर आप इसको परचेस करते हैं। इसका प्राइस वेरी जेन्युइन प्राइस 249 हमने इसका प्राइस रखा है। तो 249 आई थिंक इट इज़ अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। आप अगर किसी फ़ोन का बेसिक अगर आप पर मंथ भी लेते हैं तो आपको पर मंथ उसका 249 के आसपास ही लगता है, ठीक है। आप 1.5 GB पर डे वाले लेते हैं तो ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको ये मिलने वाला है। और ये आपका 3 मंथ के लिए वैलिड रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपको जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको मैं अपने टेलीग्राम का आपको मैं लिंक उसी फर्स्ट कमेंट में, ऑल्सो सारी चीज़ें आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो वहाँ से या फिर फर्स्ट कमेंट से, दोनों जगह में से कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम में आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि एनी प्रॉब्लम वहाँ पे आने वाली है, बिकॉज दिस ऐप इज़ वेरी स्मूथ। एंड इस ऐप से हम लोग काफ़ी चीज़ें कंडक्ट करा रहे हैं, क्लासेस वगैरह कंडक्ट करा रहे हैं, टेलीग्राम पे चैनल्स वगैरह सारा हम इससे कनेक्ट करा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको लगता है दिस कोर्स इज़, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, दिस कोर्स इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर CGPSC, ठीक है। लेकिन आपका व्यापम एंड उसके अलावा जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, सारा का सिलेबस सेम है। हिस्ट्री में सारी चीज़ें वैसी आती हैं, सारे का आपको अच्छे से कवर कर देगा। और आपको 12.5 आवर्स में बहुत अच्छे से आपको इसको धीरे धीरे एक लेक्चर देख के, हर एक लेक्चर लगभग 1 घंटे का है, एक दिन में 1 लेक्चर 2 लेक्चर देख के आप 5-6 दिन में आपको आराम से आपका हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको सही लगता है तो इसको आप परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।